तो हम बात कर रहे थे जलवायु और ऋतुओं का फसलों पर प्रभाव। हम उसके बाद अगले स्लाइड में जाते हैं। आज स्लाइड ज़्यादा नहीं है, तो इस सेशन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद है फसल मौसम जलवायु के बीच गहरा संबंध। बातें हम घूम फिर के उसी पर हैं, लेकिन हम उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग प्रकार से हम समझने का प्रयास करें कि इनके आपस में जो एक गहरा संबंध है, उसमें हम कहाँ पे विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं, ये व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं, और हम उससे कैसे बचें। जलवायु, मौसम और फसलें आपस में जुड़ी हुई हैं, और जलवायु परिवर्तन का फसलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ये हम जानते हैं। हमने इसकी बात की है। अलग अलग फसलें अलग अलग मौसमों में उगाई जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक फसल को बढ़ने और फलने फूलने के लिए विशिष्ट तापमान, वर्षा और प्रकाश की स्थिति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कुछ फसलों को ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ को गर्म मौसम की, और कुछ को अधिक नमी की आवश्यकता होती है। मौसम के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। कोई नई बात नहीं है, हम सभी जानते हैं इसको। खरीफ की का की फसल, जो अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, मतलब फसलों के अनुसार मौसम जो का मौसम चल रहा है, ये फसलें मानसून के मौसम अर्थात जून जुलाई में बोई जाती हैं, और शरद ऋतु अर्थात सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जो खरीफ में उगाई जाती है वो सभी का ऐसा है। जहाँ पे पानी कम बरसता है, या जिन स्थानों में पानी कम बरसता है, हमने कृषि जलवायु के अनुसार देखा है कि कहीं पे ज्यादा, बहुत ज्यादा पानी बरसता है, कहीं पे बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं बरसता। तो उसके अनुसार इस मौसम में वहाँ के हिसाब से फसल होता होती है, जिसको वहाँ पे किया जाता है। मौसम वही है, लेकिन जलवायु, वातावरण अलग होता है। ऋतु वही है, लेकिन जलवायु अलग होता है। कृषि जलवायु अलग होता है, मिट्टी अलग होता है। ये रबी की फसलें सर्दियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, और वसंत ऋतु अर्थात मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। कम पानी का मतलब ये है कि खरीफ के अनुपात में कम पानी की जरूरत होती है। इसके बाद आती है जायद की फसलें, जो ये रबी और खरीफ के बीच के बाद, हाँ रबी और खरीफ नहीं, हाँ रबी और खरीफ के बीच के मौसम में उगाई जाती है। रबी के बाद और खरीफ के पहले जायद का मौसम होता है। आमतौर पर गर्मी के मौसम में ये फसलें होती हैं, मतलब इसकी बुआई जो है वो वसंत ऋतु शुरू होने के बाद की जाती है, और खरीफ के पहले काट ली जाती है। अगर हम बोले, जो मैंने अभी नौतपा की बात की, नौतपा के पहले पहले जायद की फसल निकल जाती है। और अवधि की बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा नहीं, लेकिन खरीफ की फसल की अवधि जो है वो मध्यम होती है। अलग अलग फसलों की अवधि अलग अलग होती है, और एक फसल के अंदर अलग अलग प्रजातियों की अवधि भी अलग अलग होती है। लेकिन साधारणतः रबी की फसल की अवधि सबसे लंबी होती है, क्योंकि ठंडी के मौसम में उसकी बढ़त थोड़ा धीमे होती है। और जायद की फसल जो होती है उस समय समय भी कम होता है, और अवधि भी कम होती है। और कम प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, कम स्थानों पर उगाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की व्यवस्था है, सिंचाई, क्योंकि मौसम कोई भी हो, बिना पानी के तो कोई फसल उगेगी नहीं, कोई पौधा नहीं रहेगा। तो पानी की जरूरत तो पड़ती है, सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो आमतौर पर ये फसलें कम समय में तैयार होती है, और इन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जरूर अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम पर एकड़ में देखें, जो एरिया है उसके अनुसार अगर हम देखें कि कितनी पानी की जरूरत है, तो खरीफ में तो वर्षा होती है, इसलिए हमको सिंचाई के लिए पानी अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनके पास सिंचाई के साधन है। और वर्षा में बीच में गैप ज्यादा पड़ गया तो सिंचाई करना भी पड़ता है। लेकिन रबी की फसल में सिंचाई करनी पड़ती है। कुछ स्थानों में जहाँ पे कुछ फसलें होती हैं जिनको सिंचाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जमीन में जो नमी होती है, वातावरण में भी थोड़ा बहुत नमी रहता है कुछ स्थानों में, उसके अनुसार होता है। लेकिन जायद की फसल जो है उसमें
पानी की जरूरत होती है, और अधिक पानी वाली फसलें होती है। सबसे अच्छा उदाहरण जो गर्मी के मौसम के लिए है, अगर हम बात करें तो तरबूज है, कलिंगड़ जिसको मराठी में बोलते हैं। वो पानी वाला है, पानी रहता है, पानी के लिए उसको खाया जाता है। ककड़ी है, खीरा है, ये सारी जो फसलें हैं ये उसमें पानी के लिए खाया जाता है, ठंडी फसलें होती हैं। तो जितने भी ठंडी फसलें होती हैं जो गर्मी में खाई जाती हैं, उनमें ठंडक कहाँ से आती है? उसके लिए उसमें पानी होना जरूरी है फलों में। जो जड़ वाली फसलें हैं, जो जमीन के नीचे होती हैं, वो इस मौसम में कम होती हैं। रबी के मौसम में सबसे ज्यादा जो मूल मूल वर्गीय फसलें हैं, वो सबसे ज्यादा प्रकार के रबी में होते हैं। कुछ हैं जो खरीफ में भी होते हैं, जायद में बहुत कम होते हैं। जायद में ज्यादातर ऊपर वाली होती हैं। इसका और एक कारण ये है कि अगर हम ऋतुओं के अनुसार देखें, और जो हमने भूगोल समझा था, सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण में, दक्षिणायन में, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध में, उन सब का जो है प्रभाव, उसमें ये होता है कि वसंत ऋतु जब शुरू होता है, जो हमारा मार्च के महीने में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है, तब उत्तरी गोलार्ध में जमीन की सतह, मिट्टी की सतह के ऊपर का जो भाग है पौधे का, उसमें ज्यादा विकास होता है, वो ज्यादा फलता फूलता है। और इसलिए गर्मी के मौसम में आप देखेंगे कि जड़ वाली फसलें या जो मूल वर्गीय फसलें हैं, वो बहुत कम होती हैं, एक दो होती है या नहीं के बराबर होती है। वो भी जहाँ पे हो रही है वो स्थान कैसा है, वो भी देखना जरूरी है, केवल ऋतु से नहीं। वहाँ की मिट्टी कैसी है, और वो मिट्टी कहाँ पर है, वो स्थान कहाँ पर है, इसका भी ध्यान रख। लेकिन रबी के मौसम में जब सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तब उत्तरी गोलार्ध में जमीन के नीचे जो है विकास ज्यादा होता है। तो रबी के मौसम में आप देखेंगे कि ज्यादातर मूल वर्गीय फसलें जो रबी के मौसम में यहाँ पे की जाती है। और इसका ही विपरीत जो है दक्षिणी गोलार्ध में, जो भी देश है, जो भी प्रदेश है, जो भी स्थान है, वहाँ पे है। तो आज इतना ही है, छोटा है थोड़ा। जलवायु परिवर्तन के कारण इन तीनों के बीच का संबंध और भी जटिल होता जा रहा है, और इससे खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। ये हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो आज ज्यादा नहीं है, 10 ही स्लाइड था, और कुल मिला के मैं देख रहा हूँ कि 10 ही लोग जुड़े हुए हैं। इतने ही जुड़ते हैं मेरे ख्याल से रोज। मैं तो देख नहीं पाता हूँ, अभी दिख रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि हम चर्चा शुरू करें, और जो भी विषय है उस पर बात करें। अगर ऐसा लगता है आप लोगों को कि तीसरा सत्र जो है वो जरूरी नहीं है, तो वो उसको अवॉइड किया जा सकता है। मैं तैयार हूँ, आप लोगों की इच्छा के ऊपर है। यतिन कुमार जी बताइए। सर, हाँ। मेरा ये प्रश्न है कि आपने बताया कि गलत समय फसल हम लगाते हैं तो उससे जलवायु भी प्रभावित होता है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे मस्टर्ड, सरसों जो अपना लगता है रबी फसल में, मान लीजिए कि वो मानसून में लगाते हैं और उगाते हैं, तो मतलब उससे जलवायु भी प्रभावित हो सकता है गलत समय पर गलत फसल लगाने से। नहीं, यहाँ पे अगर आपने बिल्कुल मौसम को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया, तो वो फसल ही नहीं होगा ठीक से। तो जलवायु का क्या है? जलवायु परिवर्तन की बात दूसरे तरीके से होती है। यहाँ पे क्या है कि जो फोटो पीरियड और टेम्परेचर की सेंसिटिविटी की जो बात आती है, जो सुटेबल कंडीशन की अगर हम बात करें, तो उसमें कंडीशन में क्या आता है? तापमान आता है, हवा में आर्द्रता होती है, और साथ में ये होती है, क्या बोलते हैं, दिन की कितने घंटे का प्रकाश है, ये बातें होती है। अब मान लीजिए आपने खरीफ में जो है सरसों लगाने का प्रयास किया, तो क्या होगा कि सबसे पहली बात ये होगी कि उसमें कीट और बीमारियां ज्यादा लगेंगी। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, और उसके बाद उसमें सीड सेटिंग, वो तो बात की बात है। लेकिन आपको समस्याएं आना शुरू होंगी, और आप उससे उससे बचाव करने के लिए औषधियां ज्यादा छिड़केंगे। उस इस मौसम में उसमें क्योंकि आर्द्रता ज्यादा है और इसको शुष्क वातावरण चाहिए,
तापमान कम चाहिए, यहाँ पे तापमान ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है। तो इसके जो विकास है, वो वानस्पतिक विकास है, जो बढ़त है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो ठीक से नहीं होगा। तो आप उसके लिए खाद ज्यादा देंगे। ऊपर से भी स्प्रे करके भी आप अलग अलग तरीके का जो है लिक्विड मैन्योर, जो मतलब लिक्विड वो फर्टिलाइजर जो है वो सब देने का प्रयास करेंगे। आप उसको हर तरीके से आप उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे कि कुछ भी हो, लेकिन हमें तो फसल चाहिए और हम अपने हिसाब से उसको कैसे भी करके हमको लेना है। तो आप उसके ऊपर जोर जबरदस्ती जितना करेंगे और जिस जिस उपाय से करेंगे, वो सारे उपाय को अगर आप देखें तो वो उपाय है क्या? वो कुल मिला के जाके कोई कोई कृत्रिम रसायन है। चाहे वो खाद के रूप में हो, चाहे वो लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में हो, चाहे वो औषधि के रूप में हो, ग्रोथ प्रमोटर हो, जो कुछ भी है। ठीक है। अब वो जब आप दे रहे हैं तो ओके सर। वो वातावरण में आप उस पौधे पे दे रहे हैं, पौधे पे कितना असर दिख रहा है वो तो आपको दिखेगा। आप 100 यूनिट डालेंगे तो हो सकता है 10 यूनिट 15 यूनिट का बेनिफिट मिले, लेकिन आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट दिखा तो आप बोलेंगे चलो भाई कुछ तो फायदा हो रहा है। लेकिन जो नहीं मिल रहा है आपको, वो कहाँ जा रहा है? वो रह तो रहा है वहीं पर, उसी वातावरण में, मिट्टी में। और तो जो आपने उदाहरण दिया था कि किसी ऋषि मुनि का या किसी का उदाहरण दे कि जो हाँ सर, हाँ कीटनाशक सर। और, तो ये जो है वातावरण को दूषित करता है। प्रदूषण, प्रदूषण केवल कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होता है। प्रदूषण ओके की सर। वजह ओके से ओके। हमारा वातावरण परिवर्तित होता है। वातावरण परिवर्तित होने की वजह से जो मतलब उसमें अगर हम यहाँ पे केवल इतना ही बोलेंगे, यहाँ पे चाय बागान का चित्र है और ऊपर थोड़ा थोड़ा मेघ दिखाया गया है। तो ये मेघ का जो बनना है, वो जब उस तरीके का फसल लेते हैं तो ये इसका असर, इस पे असर पड़ता है। और इस पे असर पड़ता है तो मौसम बदलता है। जहाँ पे अच्छी वर्षा हो रही है, कुछ सालों में जो है मौसम बदल जाता है और वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होती तो मिट्टी वहाँ की जो है उपजाऊ जो है वो कम हो जाता है, उर्वरता कम हो जाती है, वीरान हो जाता है, रेगिस्तान बन जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। मतलब एक दिन में थोड़ी होता है, 2 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन, 10 जनरेशन चला जाता है। राजस्थान जो ओके ओके। रेगिस्तान बना है, वो कई हजार वर्षों में जाके बना है। तो ऐसा नहीं कि एक ही जीवन में हम उस चीज को देख लेते हैं। लेकिन हम जो आज कर रहे हैं उसका असर कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, कौन देखेगा, वो हमें नहीं पता। हम भी देख सकते हैं या हमसे 10 पुस्तों के बाद कोई देख सकता है, ये भी हो सकता है। ओके सर, मतलब ये हुआ कि हम जब भी जो सीजन नहीं है उसकी फसल लगाते हैं तो अपना नुकसान बचाने के लिए किसान जो पेस्टिसाइड उसको उगाकर प्रॉफिट लेने के लिए जो भी मटेरियल डाल रहे हैं एक्स्ट्रा, मतलब एक बर्डन जमीन पर जा रहा है और वो मतलब वातावरण और जलवायु को प्रभावित करता है, ये गलत तरीका है। ओके सर। हाँ, तो उसमें मैं मेरा कहना ये है, जो जो इस ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसका जो उद्देश्य है, वो ये है कि आप जो फसल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसमें ही परिवर्तन कर दीजिए। तब तो कोई वो नहीं। जो आप कर रहे हैं आप उसको समझ के करिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ओके सर, तो क्या गलती कर रहे समझ हैं। गया सर, नहीं, समझ मुझे गया। मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और साथ में उसको हम्म, प्राकृतिक रूप में कैसे कर सकते हैं। औषधि आप दे रहे हैं, ओके सर। लेकिन वो औषधि किस समय देने से उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा, हाँ सर। है ना? तो आप हाँ हाँ हाँ। अभी जैसे होता है कि अगर रासायनिक औषधि भी दे रहे हैं तो सप्ताह में 2 बार छिड़काव कर रहे हैं। शाम को हम्म। 4 बजे छिड़काव कर रहे हैं, अमावस्या के दिन छिड़काव कर रहे हैं। तो ये सारे जो हैं, ये सही बात तो है। जा रहे हैं उसी वातावरण में, नुकसान कर रहा है, फायदा तो कुछ नहीं कर रहा है, उसका प्रभाव ही हाँ नहीं पड़ रहा है। हाँ। तो प्रकृति के नियम को समझ के हम जो कर रहे हैं उसको भी अगर हम सुधार लें, तो भी हम प्रकृति को बहुत सारा मतलब उसमें सहयोग कर सकते हैं। बहुत मतलब सर जो हम सर, ये बिगाड़ रहे सब हैं बहुत उसमें बहुत कमी कर सर। सकते हैं। हाँ। हाँ सर, सही बात है। हाँ। मैं मेथड ही नहीं है, मतलब ये मैं समझ रहा हूँ कि मतलब नॉन प्रोफेशनलाइज लोग मतलब वो पद्धति ही नहीं है हमें हमारे पास कि वो कब कैसे और कितना करना है। अगर ये आपकी ये जो प्रोसेस है और समझ को लेके किया जाए तो कम एफर्ट में अच्छा मिल सकता है। इसमें मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं भी विज्ञान का छात्र रहा हूँ, मैं कृषि विज्ञान का छात्र रहा हूँ। कृषि मैंने
कृषि विज्ञान पढ़ा है 5 साल, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन मैंने जो देखा है, विज्ञान मतलब, विज्ञान शब्द ठीक नहीं है, विज्ञान का मतलब अलग होता है। साइंस का हिंदी शब्द विज्ञान नहीं है। साइंस अलग शब्द है, विज्ञान अलग शब्द है। तो हम यहाँ पे साइंस शब्द की बात करेंगे। साइंस के आड़ में हम प्रकृति के सामने खड़े हो गए हैं। प्रकृति के साथ चलने के बजाय हम प्रकृति के विपरीत खड़े हो गए हैं, और हम जी ये जी। देख रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं और समझ रहे हैं वही सही है। ये सही बात है। हमें नहीं पता चल रहा कि हम जो देख रहे हैं वो कितना देख रहे हैं। हो सकता है हम केवल 1% सही देख रहे हैं, बाकी 99% ना हम देख रहे हैं, ना हमें दिख रहा है, और ना हम समझ पा रहे हैं। जो सही इतना हम बात है देख रहे सर। हैं वही हम 100% समझ रहे हैं, और उसी को हम हम्म। वैज्ञानिक रूप में देख के, विज्ञान के आधार पर देख के, और उसके अनुसार हम सारे कार्य करने की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वैज्ञानिकों के साथ जब मेरी बात हुई, तो कुछ भी कोई भी टॉपिक पे बात होती थी, उसके थोड़ी देर के बाद जब वो असहाय फील करते थे अपने को कि उनके दायरे के बाहर जा रहा है, तो वो एक ही वो तर्क रखते थे कि क्या आप इसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं? तो मैं उनको फिर यही बोलता, ये और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये मैंने किसी एक प्लेटफॉर्म पे, एक वर्कशॉप में मैं प्रेजेंटेशन हाँ दे रहा था, वहां पे मेरे से हाँ। मतलब वहां पे पूरे देश के वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे, मेरे जैसे, मैं और एक सज्जन थे जो वैज्ञानिक नहीं थे, कृषि मतलब उस फील्ड से नहीं थे, रिसर्च से नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अगर ये पूछ रहे हैं कि भाई सूर्य जो है पूरब से, रोज सुबह पूरब से निकलता है, उसको आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, ऐसा सवाल पूछेंगे, तो फिर तो उसका तो कोई तात्पर्य है ही नहीं। जो प्राकृतिक है, प्रकृति में घट रहा है, जो हो रहा है, ना हम उसको बदल सकते, ना हम उसको रोक सकते हैं, ना बदल सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम उसको समझ के उसके अनुसार चल सके, बस इतना ही है। सही बजाय इसके कि सही हम बात उसको है सर। इग्नोर करें कि भाई ये होता ही नहीं है, हमारे सही कहने से बात है थोड़ी सर। है ना? सर इसके लिए तो मेरे पास दो, मतलब ये जो भी ऐसा बोलता है ना, उसके लिए मेरे पास दो ब्रह्मास्त्र मैंने रखे हैं, फिर कभी बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। सर और एक दूसरा प्रश्न था। हाँ। अभी दूसरे सेशन में होता है तो मैं अपना क्वेश्चन आंसर 9 से 9:30 में होता है, तो मैंने दो ऑब्जर्वेशन निकाले। फिर ऐसा होता है तो मैं उसमें बाद में बताऊंगा। पर अभी सर फिलहाल एक प्रश्न है कि मेरे पास एक पुस्तक आया था वृक्ष आयुर्वेद, जो मैंने पढ़ा था, और उसमें ऐसा लिखा था कि भाई जो वृक्ष उगाता है, एक दो या कोई भी वृक्ष उगाता है, वो नरक में नहीं जाता है। ये तो बात तो चलिए तत्व दर्शन की अच्छी बात है। पर उसमें एक ये भी लिखा था कि अगर आप हल्दी, और दूसरा एक होता था वो आपके घर के आसपास या फिर आप उसे उगाते हो तो उससे पुत्र हानि होती है। तो सर इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कैसा है कि जो इस प्रकार के जो तथ्य हैं, वो हम्म कृषि के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो हम्म। पुत्र हानि का तो मैं नहीं समझ सकता। मैं उसके पीछे का तर्क की कल्पना नहीं कर सकता, जब तक कोई मेरे सामने रखे कि भाई ये ऐसे ऐसे ये होता है। हो सकता होगा, मुझे पता नहीं। कल हम उस पर बात करेंगे, इस तरफ हम बात करेंगे। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ कि अगर हम कोई फसल उगा रहे हैं और वो वहां के लिए ठीक नहीं है, सबसे अच्छा उदाहरण है, हमने हम्म। इतिहास में पढ़ा है कि अंग्रेजों ने नील की खेती करनी शुरू की थी भारत में। और वो नील की खेती बिहार में करते थे, और जहां जहां पे नील की खेती करते थे, वो जमीन जो है वो खराब हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो नील ओके। तो यहाँ का फसल है नहीं, नील कहीं और का फसल है। जहाँ पे भी, जहाँ का वो नेटिव है, वहाँ के अनुसार है, वहाँ के जलवायु के अनुसार है, वहाँ के मिट्टी के अनुसार है। लेकिन क्योंकि ओके। अंग्रेजों ने यहाँ पे आके किया कि चीप लेबर है, चीप वो है, वो यहाँ से पैदा करेंगे और पूरे दुनिया में बेचेंगे, तो उनके लिए ये प्रोडक्शन वो था। ये तो इतिहास में हमने पढ़ा है। और उसका उसमें क्या स्वास्थ्य में क्या नुकसान होता था, ये सारी बातें हैं। और अगर उसमें से कोई ऐसा नुकसान होता है जिसके वजह से नपुंसकता हो जाती है, तो फिर उसको पुत्र क्या पुत्री भी नहीं होगा। ओके सर। तो अगर ऐसी कोई समझ बात है, गया। तो हो सकता है कि भाई उसके पीछे का कुछ नहीं नहीं, ओके। तर्क होना जरूरी है। मैं और एक बात कह रहा ओके हूँ जो अभी की है।
अभी की बात है। आप कर्नाटक में कुछ शिमोगा डिस्ट्रिक्ट और उधर के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे अदरक की खेती बहुत होती है, अभी भी होती है। और ओके। जो किसान है वहाँ केरला से आते हैं, केरला और तमिलनाडु दक्षिण दक्षिण भाग से आते हैं, यहाँ पे आके लीज में जमीन लेते हैं। और अगर आप उस तरफ गए हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि उधर का इलाका कैसा है। तो वहाँ पे जमीन लेते हैं और वो करके अदरक की खेती करते हैं। और शुरू में बहुत अच्छा उनको उत्पादन मिलता है, धीमे धीमे उसका उत्पादन कम हो जाता है, और उसके बाद वो जमीन छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ये साइकिल जो है 5 से 6 साल के साइकिल में बहुत अच्छे से बहुत कम हो जाता है उत्पादन। और फिर वो दूसरी जगह नई जमीन ले लेते हैं और इस जमीन को छोड़ देते हैं, और वो जमीन की उर्वरता कम हो जाती है। अब जिसकी जमीन है वो, या उसने अगर किसी और को दे दिया या किसी और ने ले लिया, तो उसको फिर से मेहनत करना पड़ता है उसकी उर्वरता को बढ़ाने हम्म। के लिए। बढ़ाने अब के लिए अब सही वो बात है। ऐसा नहीं है कि उस जमीन में कुछ भी नहीं होगा। अदरक की खेती के लिए जिस प्रकार से किया है, उसके लिए जो जो किया है, कौन से रासायनिक खाद डाले, क्या डाले, क्या, उस मिट्टी की परीक्षा किए बिना, परीक्षण के बाद ही समझ में आएगा कि वो मिट्टी की अवस्था क्या है। और अगर इसको और समझना है तो मतलब ये हम रिसर्च की बात कर रहे हैं कि किसी एक खेत में जब अदरक की खेती शुरू हो रही है उसके पहले उसका परीक्षण करें, और प्रत्येक फसल के बाद उस मिट्टी का परीक्षण करें। और जब उस जमीन को छोड़ देना है कि अब अदरक की खेती लाभदायक नहीं है इस जमीन में, उस समय उसका परीक्षण करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या कारण है। लेकिन क्योंकि ये व्यावसायिक वो है, तो जो वो है, वो कोई ये व्यापारी है, वो आके ये कर रहा है और छोड़ के दूसरी जगह चला जा रहा है। लेकिन जिसकी जमीन है, सही नुकसान तो उसका हो रहा है ना। तो ये सही नुकसान बात क्यों है हो सर। रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, और उसमें क्या करने से उसको फिर भी कुछ मिलेगा, और धीमे धीमे फिर से उसकी उर्वरता वापस आ जाएगी, वगैरह वगैरह। ये कृषि विज्ञान में वैज्ञानिकों को पता लगाने का कार्य है। लेकिन उसके बजाय सही बात। दूसरी तरफ का कार्य होता है। इस तरह का कार्य होना चाहिए जिससे कि हमें समझ में। और आवश्यक है सही। जो खेती कर रहे हैं वो भी अगर प्रकृति के नियम के अनुसार, मतलब अदरक की खेती है तो मूल वर्गीय ये है, उस तरीके से करे तो उस मिट्टी के नुकसान भी कम हो। अब सही बात है जैसे सर। वीडीसाइड छिड़कते हैं। हम आज के बात कर रहे थे शाम को इनसे, लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण पाटिल जी से। तो ये बात कर रहे थे कि जो वीडी वीड्स जो है, जिसको हम खरपतवार कहते हैं, जो जिसको हम दुश्मन मानते हैं, हम बाद में अलग से कार्यक्रम हम आखिरी दिन बताएंगे कि आगे का क्या कैसा रहेगा, उसमें हम लेंगे इस विषय को। उसमें हम आपको दिखाएंगे कि वीड जो है, हमारी जो फसल है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए वीड है। हम किस ओके सर, नजर मैंने से देखते हैं। पढ़ा था आप हाँ, हम किस नजर से देखते आपकी हैं वो बुक। महत्वपूर्ण है ना। हाँ, बताइए। ओके सर, मैंने बुक में पढ़ा था जो आर्ट्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग आर्ट्स एंड साइंस है ना, उसमें आपकी बुक में मैंने देखा था कि वीड्स क्या क्या दर्शाते हैं कि जमीन की तासीर और उसकी मतलब जो फर्टिलिटी और वो जो मतलब इंडिकेशन देते हैं कि जमीन कैसी है, हाँ, ऐसा ये कुछ उसमें आपकी बुक बात में से मैंने मेरा पुस्तक है तो उसमें है ही है ये। वो तो छोटा सा चैप्टर है, उतने में पूरा नहीं आता है, और विस्तार में जब हम बात पढ़ा। करेंगे तो और विस्तार में उसमें आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी। क्योंकि वो तो एक मतलब बहुत, अगर बहुत ज्यादा विस्तार में होगा तो सबके समझ में भी नहीं आएगा, तो वो पुस्तक में है। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपने ऑलरेडी पढ़ा, आप समझ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि वीडिंग करते हैं, खरपतवार निकालते हैं और बाहर फेंक देते हैं, है ना, जमीन को खुला छोड़ देते हैं। हम्म। और अदरक हम्म। वगैरह की खेती में इसी तरीके से, खैर वो जो करते हैं जिनका है उसमें तो है, बट ठीक है। और इसमें हम और भी बातें कर सकते हैं, जो जिस विषय पे हम उस पे ही हम चर्चा करें तो ज्यादा ठीक ओके सर। है ना। तो ओके सर। अ, बाकी नमस्ते सर। हाँ, सर इस साल बारिश कम है, कैसा है बारिश का कुछ आइडिया है, नहीं, कैसी कम रहेगी? नहीं है, कम नहीं है, नॉर्मल से ज्यादा ही है। उसका पीरियड भी नॉर्मल से ज्यादा है और मात्रा भी नॉर्मल से ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या बात होती है कि स्थान विशेष में देखना जरूरी होता है।
हमारा जो मौसम विभाग है वो ये बोलता है कि भाई बारिश ज्यादा हुई है, इतने परसेंट ज्यादा हुई है, मतलब नॉर्मल को 100 मान के 106% हुई है तो ज्यादा हुई है। बात ऐसी नहीं है, स्थान विशेष पे है, और हर एक स्थान का एक नॉर्मल बारिश का डेटा जो है मतलब वो उपलब्ध है। अगर आप जैसे अकोला से हैं तो अकोला क्षेत्र में, अकोला जिले के हिसाब से नहीं, अकोला जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे वार्षिक वो एनुअल रेनफॉल कितना होता है, जो भी होता है वो वर्षा ऋतु में ही होता है। बाकी समय में तो कुल मिला के जो तीन तीन महीने अगर हम ले इस तरीके से, जो जिस समय वर्षा होती है पूरी तरीके से, वैसे 4 महीने ले, 3 महीने नहीं 4 महीने ले वर्षा ऋतु का, तो 4 महीने में जो वर्षा हो रही है और बाकी 8 महीने में जो वर्षा हो रही है, बाकी 8 महीने में मिला के वो 5% भी नहीं होता है, मुश्किल से 1-2% ही होता है। तो जो भी आपके यहाँ पे रेनफॉल है वो, अगर अकोला की बात करें तो अकोला में अगर हम उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि मान लीजिए 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है, तो वो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो इन्हीं 4 महीनों में हो रहा है, ठीक है, इन्हीं 4 महीनों में हो रहा है। यहाँ पे एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अब जैसे बताया कि 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, अब रेनफॉल जो है बारिश जो होती है ये तो तरल है, लिक्विड है ना? हेलो? हाँ हाँ सर, यस सर, लिक्विड है ना? बराबर है। आप किसी लिक्विड का मेजरमेंट कैसे करते हैं, किस यूनिट से करते हैं? लीटर। लीटर से करते हैं। लीटर मतलब आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, लेकिन जी। सेंटीमीटर जो है वो तो लंबाई का यूनिट है ना, इकाई है। हाँ, जी जी इंच या जी। सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी वर्षा के लिए कहा जाता है, तो ये कैसे है? कभी ये प्रश्न आया है कि इसको समझने का प्रयास किया है आप लोगों ने? क्योंकि किसान के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है, और ये जो डेटा दिया जाता है वर्षा ऋतु के लिए पहले और वर्षा ऋतु में और बाद में, तो ये तो किसानों के लिए होता है, जो शहर में रहते हैं उनके लिए तो होता नहीं है। तो ये कैसे है, इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास जमीन है, किसी का कोई लाइन वगैरह खींच रहा है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये मेरे उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा, आप लोगों के वीडियो में ये डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसमें ये नहीं आएगा, आपका जो रिकॉर्डेड आएगा उसमें ये लाइन आएगा, तो ये लाइन मत खींचिए, ये आपके लिए डिस्टरबेंस है। मैं ये कह रहा था कि जैसे ये जो सेंटीमीटर मिलीमीटर इंच की बात है, अगर आपके पास मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, और अकोला में शलाका जी को मैं कह रहा हूँ, आपने प्रश्न पूछा इसलिए कि मान लीजिए हाँ आपके पास सर, हाँ। 1 एकड़ जमीन है, जितनी भी है, लेकिन मैं उदाहरण ले रहा हूँ, 1 एकड़ जमीन है, और अकोला में 100 सेंटीमीटर वर्षा एनुअल रेनफॉल होती है, वार्षिक वर्षा जो है उसका जो माप है वो है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 1 एकड़ में कितनी वर्षा होती है वर्षा ऋतु में? आपका 1 एकड़ जमीन में जो बारिश हुई है, जो वर्षा हुई है, वो उसकी मात्रा कितनी है? और वो मात्रा जो है वो हम आपसे समझना चाहेंगे कितने लीटर में, क्योंकि वो तो तरल है, पानी है, और वो आप उसका जो लीटर में ही मापते हैं, तो कितने लीटर वर्षा हुई है, होनी चाहिए अगर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है अकोला में, और आपके 1 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ जमीन में वर्षा ऋतु में 100 सेंटीमीटर वर्षा के अनुसार कितने लीटर पानी बरसना चाहिए? सर ये तो कैलकुलेशन मुझे नहीं जमेगा। मतलब ये तो क्वेश्चन आज ध्यान में है कि ये तो सेंटीमीटर में अपन में ये करते हैं, और उसको तो वॉल्यूम तरल है करके वॉल्यूम में, ये तो अभी ध्यान में आया, आपने बताया। कभी सोचा नहीं कि थोड़ा भाई सा इसका फॉर्मूला ये बता दें। लिक्विड की बात कर रहे हैं, जो जिसको हम दूध लेते हैं, तेल लेते हैं, हाँ जो कुछ भी लेते हैं, हाँ, सब अभी लीटर में ध्यान में लेते आया, हैं, बराबर। पेट्रोल डीजल जो भी लेते हैं लीटर में लेते हैं, और ये हाँ। यहाँ पे पानी बरस रहा है उसको बोल रहे हैं सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इंच में। तो ये कि संबंध क्या है, लॉजिक है कि इसके पीछे क्या है, वो कभी सोचा नहीं? मैं सबसे पूछ रहा हूँ ये कि नहीं, कभी मैंने तो नहीं सोचा सोचा था। सर, कभी हाँ, सोचा नहीं है, लेकिन जमीन के सतह पर जो पानी पड़ के नीचे की तरफ जाएगा तो वो लंबाई में होगा, इसलिए उसको सेंटीमीटर हमारे समझ से यही हो सकता है। नहीं।
मतलब मैं मेरा भी यही इसलिए समझ था। ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप खुद ही सोचिए कि ये एक प्राकृतिक घटना है जो हर वर्ष होती है, जिसका जितना आयु है उतने बार, मतलब ये घटना आपने देखी है, मतलब वर्ष के अनुसार। ठीक है, जिसकी आयु 10 वर्ष है उसने 10 बार देखी है, कम से कम 10 नहीं तो 9 बार देखी है। ठीक है, 11 तो सवाल नहीं उठता है, 10 वर्ष की आयु तो 9 या 10 हो गया, लेकिन 11 तो 11 बार नहीं हो सकता है। या जिसकी आयु 70 वर्ष है, वो 69 या 70, 71 नहीं हो सकता। लेकिन आपके सामने हो रही है प्राकृतिक घटना है, लेकिन आपने इसके ऊपर कभी नजर नहीं डाला कि भाई ये क्या है। मैं क्यों प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि आपके चारों तरफ जो प्रकृति है, और आप जिस जिस माहौल में, जिस इसमें वातावरण, ये इकोसिस्टम में रह रहे हैं, मतलब जिस समाज में रह रहे हैं, अगर हम समाज के रूप में कहें तो वो समाज भी इकोसिस्टम का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है। तो उसमें प्रकृति की तरफ आपका कितना मतलब प्रकृति को आप कितना ध्यान से देख रहे हैं, या कितना कम ध्यान है प्रकृति की तरफ, कितनी कम समझ है। या और इसको हम बोले कि जो आप समझ जो आप सीख रहे हैं और जो आप देख रहे हैं, उसमें कहीं पे डिस्कनेक्ट है क्या, उसके ऊपर कभी नहीं सोचा। इसका उत्तर मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। आज मैं आप लोगों सर को। सर हाँ शैलेंद्र जी बताइए। सर मैं 40 लाख हेलो। लीटर। हाँ 40 लाख लीटर पानी नहीं, वो पड़ेगा। गणित क्या है, मतलब क्वांटिटी से ज्यादा उसका उसका आधार क्या है वो जरूरी है। वो आधार बता दीजिए तो सबके लिए हो जाएगा। हाँ, मतलब मैंने ऐसा कैलकुलेशन लगाया कि 1 एकड़ मतलब 4,000 स्क्वायर मीटर। हाँ ठीक है, इसमें 1 मीटर आपने बोला कि बारिश 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर पानी पड़ा। ठीक है, सौ तो मतलब सेंटीमीटर हाँ, चार एक हजार मीटर 4,000 इंटू 1 मतलब 4,000 मीटर क्यूब हुआ। हाँ। तो एक मीटर क्यूब में 1,000 लीटर पानी आता है। तो ये इस हिसाब से 40 लाख लीटर पानी हुआ। ये सिंपल मतलब कैलकुलेशन मैंने उसको समझा। नहीं, आपका अब आप गणित हाँ। का वो तो ठीक है, जो गणित जो है वो ठीक है, लेकिन उसका आधार ठीक नहीं है, उसका आधार कुछ अलग है। आप मुझे लगा कि आप अ, पकड़ लिया आपने पॉइंट को, लेकिन नहीं, थोड़ा अलग है, फिर भी ठीक है। उसका बिल्कुल सिंपल है। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप शैलेंद्र जी? नहीं, नहीं सर। और कोई कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? यतीन यतीन जी, आपको मालूम होगा शायद, यतीन भाई। सर आपने बताया था वो, पर उतना वो कैलकुलेशन लास्ट लेक्चर में था, पर उतना वो कैलकुलेशन नहीं आता है। पर सर ये 1 सेंटीमीटर और ये सब बोल रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर बारिश हुआ, 2 सेंटीमीटर बारिश हुआ। तो मैंने देखा है कि मेरे मामा जी वो गवर्नमेंट में, तो वो तालुका पंचायत जो रहता है ना, जिला पंचायत या तालुका पंचायत, उसके ऊपर में एक पात्र जैसा वो रखते हैं। उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, और उसमें मतलब ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच ऐसा मार्किंग रहता है। और वो पात्र में जितना पानी भरता है ना, उसके हिसाब से ये लोग बोलते हैं कि 2 सेंटीमीटर बारिश हुआ, 1 इंच हुआ, 3 इंच हुआ, 4 इंच हुआ। पर ये एकड़ के हिसाब से कितना पानी बरसा है वो कैलकुलेशन आपने बताया था, पर वो अभी मुझे उतना मैं नहीं कर पाऊंगा उसको। पुस्तक आपके पास है, उसमें चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से डायग्राम के साथ बताया हुआ है, शायद आपने हाँ वो हाँ पढ़ा नहीं है, सर, आपको हाँ ध्यान नहीं बताया होगा। है। मैं पर पुस्तक क्या है कि पूरा अंग्रेजी में है, तो उसको मैं ट्रांसलेट कर करके खेत में बैठा था और काम चालू था, तो उसके साथ में ही पढ़ा था। तो उतना डीप नोटेड नहीं किया है। स्पेसिफिक आपकी ये जो बारिश की बातें है और वो सब तो मैंने जो बारिश कैसे आता है वो पिन पॉइंट वाली बातें सब नोट की है। बहुत सिंपल है। मैं इसका उत्तर आज अभी दे देता हूँ। ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं?
कोई कुछ कह रहे हैं? हेलो। ये लक्ष्मण पाटिल का कुछ मेरे ख्याल से म्यूट नहीं है। नहीं, अनम्यूट रखें वो ठीक है, लेकिन कुछ कह रहे हैं तभी अनम्यूट करें, जिससे कि दूसरी आवाज नहीं है, केवल आपकी आवाज आए तो ज्यादा ठीक है। मैं ये कह रहा था कि इसका जो गणित है वो बहुत सिंपल है कि 1 स्क्वायर मीटर का एरिया, जैसे शैलेंद्र भाई ने बोला कि 1 एकड़ में 4,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 4,000 स्क्वायर मीटर को एक साथ देखने की जरूरत नहीं है। 1 स्क्वायर मीटर की एरिया में जब आप 1 लीटर पानी डालेंगे तो उसकी जो ऊंचाई होगी, अगर आपने एक पात्र ले लिया स्क्वायर स्क्वायर इसका शेप का, और वो 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा है, और मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है, तो उसमें अगर आप 1 लीटर पानी डालेंगे तो उस पानी की जो मोटाई होगी वो 1 मिलीमीटर होगी। अगर आप 10 लीटर पानी डालेंगे उस पात्र में, तो 1 सेंटीमीटर पानी भरेगा। मतलब जो बारिश हुआ, अगर 10 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर बारिश हो रहा है, मतलब 10 लीटर पानी प्रति 1 मीटर बढ़ रहा, प्रति मीटर 10 लीटर पानी बरसा तो 1 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है। हेलो। जी जी सर। आवाज आ रही है? सर हाँ। एक बार रिपीट करिए। हाँ, 1 स्क्वायर मीटर का आप इमेजिन करिए कि 1 स्क्वायर मीटर का एक पात्र है, जिसकी मोटाई मतलब ऊंचाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है। उसमें आप 1 1 लीटर करके पानी डालते जाएंगे, तो 1 लीटर पानी डाला तो 1 मिलीमीटर भरेगा, वो फैल जाएगा पानी, 1 मिलीमीटर भरेगा। इस तरीके से करते करते आपने 10 लीटर पानी डाला तो 1 सेंटीमीटर भर गया। 11वां लीटर पानी डालते ही वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके उसके कैपेसिटी से ज्यादा हो गया। मतलब 10 लीटर पानी 1 सेंटीमीटर मोटा होगा, अगर 1 स्क्वायर मीटर का एरिया में वो डाला जाए तो 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में 10 लीटर पानी की मोटाई 1 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की बात हो रही है, इसका मतलब है कि 100 लीटर पानी, जो शैलेंद्र भाई ने जो बोला था, शैलेंद्र भाई ने उन्होंने वो सही बोला था, लेकिन उसके आगे का जो जो बेसिक बात है वो मैं पूछना चाह रहा था। तो कैसा है कि प्रति एकड़ 4,000 स्क्वायर मीटर, 4,000 स्क्वायर मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1,000 लीटर। तो 4,000 इंटू 1,000 हो गया 40 लाख। तो उनका गणित सही था, लेकिन उसका जो तर्क है वो कैसे वो आया, वो ये है। तो इसलिए जो उसको सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, क्योंकि वो मोटाई जो है, वो थिकनेस जो है, वो सेंटीमीटर में लिया जाता है ना, वो वॉल्यूम में नहीं लिया जाता है। इसलिए कहीं पे इंच में होता है, कहीं पे सेंटीमीटर में होता है, कहीं पे मिलीमीटर में होता है, यूनिट कुछ भी हो, लेकिन उसको तो कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 इंच की बात करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर की बात होगी, मतलब 25 मिलीमीटर की बात होगी। तो ऐसा है। ठीक है। तो और कोई प्रश्न है? और इसके बाद अभी 1 मिनट का समय है थोड़ा सा, इसके बाद अगले सेशन में हम जाएंगे, और अगले सेशन में हम आज का जो है, आज का और आज तक का, उसके ऊपर हम थोड़ा सा रिव्यू करने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछूंगा, आप लोगों से ही मैं सुनना चाहूंगा कि पहले दिन से लेके अभी तक जो विभिन्न बातें हुई है वो आपने कितना समझा, क्या समझा है, और कहाँ पे कंफ्यूजन है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। कल हम थोड़ा सा और विस्तार में जाएंगे और थोड़ा गहराई में जाएंगे, और इसके बाद परसों हम इन सब तथ्यों के साथ हम अपने खेत के लिए, अपने फसल के लिए, अपने ऋतु के अनुसार कैसे हम अपना डायरी तैयार करेंगे, उसके ऊपर हम परसों बात करेंगे। कल का जो है वो मैं कल 3 बजे तक मुझे समझ में आ जाएगा कि कल का प्रेजेंटेशन तैयार कर पाऊंगा कि नहीं। मैंने शुरू कर दिया, लेकिन कल हो गया तो मैं 3 बजे मैं वो कर दूंगा, कल का जो लिंक है वो डाल दूंगा। लिंक मैं 5 बजे के आसपास डालूंगा। मैं तब तक